अभी एक बार बताइएगा, अभी वॉइस वगैरह सब कुछ प्रॉपर आ रही है ना आपको? अभी सब कुछ ठीक है ना? ओके ओके ओके, चलिए। तो अभिनंदन, सुस्वागतम, वेलकम है आप सभी का साथियों एक बेहतरीन सी, जोरदार सी, जबरदस्त सी क्लास में। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि अंतिम क्लास में आपने कौन सा पॉइंट लिखा था, क्या बात लिखी थी, बस उसे कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर हम अपनी क्लास में आगे बढ़ने वाले हैं, तो जल्दी से फटाफट से बताइएगा कि आपने साथियों अंतिम क्लास में क्या पॉइंट लिखा था, क्या बिंदु लिखा था, और फिर हम साथियों आगे बढ़ने वाले हैं। तो आज आपकी साथियों एक हिस्ट्री की शानदार सी क्लास में अभिनंदन, सुस्वागतम है, वेलकम है, और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी। आई थिंक हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म अंतिम क्लास में पढ़ रहे थे, है ना? तो हमने जैन धर्म कंप्लीट कर लिया था आई थिंक, और बौद्ध धर्म में हमने कुछ पॉइंट कंप्लीट कर लिए थे, है ना? तो बौद्ध धर्म हमने कुछ पढ़ लिया था, कुछ आपका बचा हुआ था। उससे पहले आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि दोस्तों हमारी जो क्लास होती है, सुबह रीजनिंग की क्लास होती है, साइंस की क्लास कितने बजे होती है? 10 बजे होती है। जीके जीएस मैं आपके सामने लेके आता हूँ साथियों शाम को 9 बजे, और 10 बजे फिर आपकी मैथ की क्लास होती है। ये हमारा टाइम टेबल है जो हम चाहते हैं यूट्यूब पर क्लास लेके चल रहे हैं। दूसरी बात साथियों कि आप सबको एक हमारा जो फाउंडेशन कोर्स चल रहा है रेलवे का, अगर आप रेलवे की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर साथियों आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे जीके आता है, या ऐसे समझो कि अगर आप मुझसे कंप्लीट जीके पढ़ना चाहते हैं, तो साथियों आप सबके लिए हमने इस अपने जनरल अवेयरनेस के फाउंडेशन कोर्स पर एक ऑफर निकाल दिया है, जो आपका अमाउंट साथियों पहले 499 रुपए में हुआ करता था, है ना? 499 रुपए में हुआ करता था। तो अब इस पर साथियों डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको डिस्काउंट के लिए साथियों NY100 एक कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आप NY100 कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट आपका और कम हो जाएगा, जिससे कि साथियों आप अच्छे से कोर्स को खरीद पाएंगे। तो सारे के सारे बच्चे से क्या करेंगे, NY100 साथियों कूपन कोड लगा के अपने इस जनरल अवेयरनेस के बेहतरीन से कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों ये ऑफर कुछ समय के लिए, ऐसे मत समझना बहुत लंबे टाइम के लिए चलेगा, 1-2 दिन में या कल बल में ये खत्म हो जाएगा। तो इसे फटाफट से जाके भैया ले लीजिएगा, फिर मत कहना सर ऑफर ऑफर ऑफर, ठीक है? अगर आप साथियों ये वाला अगर आप बैच लेना चाहते हैं जिसमें आपके साथ सभी का फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा, तो कॉम्बो बैच अगर आप लेना चाहते हैं तो कूपन कोड आप यहां पर 200 लगा लीजिएगा, तो भी आपको साथियों यहां पर इस अमाउंट पर डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है? तो साथियों ये बहुत बेहतरीन और बेस्ट कोर्स है जिसे जाके आप साथियों ले सकते हैं। और दोस्तों इसके अंदर ना अपन लोग बहुत ताकत लगा के पढ़ रहे हैं, मतलब आपको सच में मजा आ जाएगा। उस तरह का कंटेंट साथियों मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। चलो साथियों शुरू करते हैं, ठीक है? चलो। बौद्ध धर्म में मैंने आपको एक कहानी ये बता दी होगी कि साथियों किस तरह से जो महात्मा बुद्ध हैं उनके जीवन में कैसे साथियों यहाँ पर बदलाव आया है, क्योंकि सामान्य तौर पर वो आम युवा, आम वर्ग से, आम समाज से जुड़े हुए नहीं थे। फिर उनके जीवन में साथियों एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद साथियों उन्होंने कुछ यहाँ पर 4 व्यक्ति की अवस्थाओं को देखा, जिन अवस्थाओं को देखने के बाद उन्हें यह महसूस हो गया कि वास्तविकता तो यह है कि सच में हमें सत्य सन्यासी जीवन ही जीना चाहिए। सन्यासी जीवन ही सत्य मनुष्य के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि एक स्टेज से गुजरता हुआ व्यक्ति क्या होता है दोस्तों, लास्ट में, अंत में सत्य मर ही जाता है। तो ये बात मैंने आपको बता दी थी ना, बोले बता दी थी मैंने आपको। ये ज्ञान प्राप्ति के लिए साथियों निकल गए हैं, और ज्ञान प्राप्ति के बाद निकलने के बाद साथियों इन्होंने क्या किया था, इन्होंने साथियों अगर हम बात करें तो हाँ, ज्ञान प्राप्ति के बाद साथियों क्या किया था, हाँ मैंने यहां तक बात कर ली थी कि इस ओके 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 इसको क्या कहा गया है। तो ये वाला पॉइंट मैंने आपको इंपोर्टेंट बताया होगा, महाभिनिष्क्रमण क्या है। तो महाभिनिष्क्रमण साथियों जब महात्मा बुद्ध अपने घर से निकलते हैं, जब उन्होंने गृह त्याग किया है, तो उस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। दोस्तों ये बात मैंने आपको बता दी थी, और अलार कलाम के बारे में बता दिया था। ओके 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 ठीक है, 5 मित्रों के बारे में बता दिया था। 35 वर्ष में साथियों इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, बात मैंने आपको बता दिया था। वो स्थान बोध गया कहलाता, बिल्कुल। चलो हाँ, यही तक साथियों आई थिंक हमने पढ़ा था। दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि बौद्ध धर्म क्या है साथियों, बौद्ध धर्म के अंदर जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ये जो थे साथियों सिद्धार्थ के बाद बुद्ध कहलाई, और वो स्थान जहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई वो स्थान क्या कहलाया साथियों, वो बोध गया स्थान कहलाया। तो यहां तक हमने पढ़ लिया था। दोस्तों महात्मा बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया है वो दोस्तों सारनाथ के अंदर दिया है। स्टार लगा लेना इस पॉइंट पर कि महात्मा बुद्ध ने जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उस ज्ञान की प्राप्ति के बाद उस ज्ञान को क्या करते हैं दोस्तों, आगे लोगों को बांटना चाहते हैं। तो इन्होंने अपना पहला उपदेश जो दिया वो कहां दिया, सारनाथ के अंदर साथियों इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। जब पहला उपदेश दिया ना, तो इस पहले उपदेश को दोस्तों बौद्ध धर्म के अंदर धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। मैंने क्या कहा, एक शब्द में आपको महाभिनिष्क्रमण बताया था। महाभिनिष्क्रमण वह घटना है जब बुद्ध ने अपना गृह त्याग कर दिया है, और मैंने याद भी करवाया था कि निष्कासित करते हैं, निष्क्रमण कर दिया, निष्कासित कर दिया मतलब निकाल दिया, घर से निकल गए, तो महाभिनिष्क्रमण कहलाया। दोस्तों जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया ना,
तो उसमें धर्म की ही तो बात करी होंगी, धर्म के बारे में ही तो बताया होगा। तो इस घटना को कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। इस घटना को क्या कहा गया है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। और दोस्तों इन्होंने अपनी भाषा जो रखी उपदेशों में, वो सत्य पाली भाषा में ये अपने सत्य उपदेश दिया करते थे। क्या दिया करते थे? अपने पाली भाषा में उपदेश दिया करते थे। दोस्तों देखो दो क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि इन्होंने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया? तो सारनाथ के अंदर दिया। दूसरा, सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिए? तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिए, तो श्रावस्ती में इन्होंने सत्य अपने सर्वाधिक उपदेश दिए, सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए। और इसको याद भी हम एक ही साथ करेंगे। कैसे? पहला उपदेश सारनाथ में, सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में। तो सीधी सी बात है, सबसे ज्यादा या सर्वाधिक उपदेश साथियों तो क्या कहेंगे? सबसे सर्वाधिक क्या है? सर्वाधिक श्रावस्ती, सर्वाधिक श्रावस्ती से मिल रहा है ना। तो सर्वाधिक साथियों कहां? श्रावस्ती के अंदर दिया है। और प्रथम कहां पर दिया है? साथियों प्रथम अगर आप देखेंगे तो प्रथम को ऐसे याद कर सकते हैं साथियों, अगर मैं आपको तरीका बताऊं कि आप अगर प्रथम में देखोगे तो यहां पर थ आता है, यानी टी आएगा इंग्लिश वालों के लिए, और सारनाथ में भी थ आएगा। तो प्रथम तो आपको थ से थ मिलाना है, बस यहां से स मिलाना है। श्रावस्ती में सारनाथ, क्या श्रावस्ती में सारनाथ। और दोस्तों प्रथम कहां पर दिया? सॉरी, श्रावस्ती में साथियों आपने सर्वाधिक दिए तो से स हमने मिला लिया, और प्रथम मतलब थ से थ मिलाया तो प्रथम कहां पर दिया? तो दोस्तों प्रथम जो उपदेश दिया वो सारनाथ में दिया। दोस्तों दोनों क्वेश्चन और दोनों घटनाएं मैं आपसे लास्ट में चल के पूछूंगा। मैं ऐसे नहीं पूछूंगा कि तो गृह त्याग को कहा गया, क्या कहा गया, नहीं, मैं पूछूंगा आपसे कि महाभिनिष्क्रमण किस घटना को कहा गया। तो आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है, या फिर धर्मचक्र परिवर्तन किस घटना को कहा गया? जब उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया तो धर्मचक्र परिवर्तन, और जब घर से गृह त्याग लिया, जब घर से निकल गए वो, तो साथियों इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। दोस्तों महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कहे। क्या कहे? 4 सत्य कहे, 4 सच्ची बातें बताई। और 4 सच्ची बातों में इन्होंने बताया, पहली बात बताई कि संसार सत्य दुखों से भरा हुआ है। ये तो तुम भी फील करते होगे आजकल। संसार क्या है? बोले संसार जो है ना वो दुखों से भरा हुआ है। फिर कहा कि हर दुख का कोई ना कोई कारण है। जैसे आपके जीवन में भी साथियों दुख होगा, उस दुख का कोई तो कारण होगा, है ना। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में तो ये होगा वो छोड़ के चली गई, ये दुखी तो है। क्या है? दुखी तो है। या फिर वो बात नहीं कर रही है, तो उनके दिमाग में साथियों अपना दुख चल रहा है। तो संसार दुखों से भरा हुआ, ये बात बुद्ध ने भी कही थी। और उन्होंने कहा था कि हर दुख का कोई ना कोई कारण होता है। अब हर दुख का कोई कारण होता है, तो दोस्तों इन्होंने कहा कि सभी दुखों का जो सबसे बड़ा कारण है ना, इच्छा है। काश वो लौट के वापस आ जाए, काश वो लौट के वापस। आपकी इच्छा ही तो तुम्हें सबसे ज्यादा साथियों दुख दे रही है ना। अगर आप ये सोच रहे हो जाने गई तो जान दो, भाड़ में जान दो, अपना पढ़ाई करते हैं नौकरी लेते हैं, है ना, पढ़ाई करते हैं नौकरी लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि संसार दुखों से भरा हुआ है, आपको भी दुख है। इन्होंने कहा कि दुख का कोई ना कोई कारण है, आपको भी पता है कारण क्या है, उसकी याद सताती है ना। दूसरा, सभी दुखों का कोई कारण है, कारण क्या है? वही कारण है। समझ गए ना दोस्तों। इन्होंने कहा कि इस इच्छा पर नियंत्रण पा लिया जाए तो कोई दुख नहीं रहेगा। अपना आप से रिलेट कर लेना इसको थोड़ा सा। इन्होंने कहा कि अगर हम अपनी इच्छा पर कंट्रोल कर लें तो फिर कोई दुख नहीं रहेगा। तो दुखों को समाप्त किस तरह से किया जा सकता है? इच्छा को कंट्रोल करने के बाद। ध्यान रखना, ये बात पूछी जाती है, मजाक में मत समझना। दोस्तों बौद्ध धर्म के अंदर त्रिरत्न का साथियों समन्वय देखने के लिए मिलता है, जिसमें साथियों आपको बुद्ध, संघ और धम्म। तो आपको यह पूछेगा कि त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? तो बुद्ध, संघ और धम्म, बुद्ध संघ धम्म, बुद्ध संघ धम्म, ये तीनों जो है साथियों इनको मिलाकर क्या कहते हैं? त्रिरत्न कहते हैं। अब सिंपल क्वेश्चन पता है क्या बनेगा? देखो ऐसे बनेगा, आपसे पूछेगा बताओ त्रिरत्न का संबंध किससे है, और ऑप्शन में देगा जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो आप क्या कहेंगे कि सर त्रिरत्न का जो संबंध है ना वो आपका बौद्ध धर्म से रहने वाला है। बात समझ पाए? क्वेश्चन कैसे बनेगा, बात समझ पाए? त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है, तो आप कहेंगे बौद्ध धर्म से इसका संबंध रहता है। त्रिरत्न में कौन सा शामिल नहीं है? यहां 3 तो दे रखे हैं, बुद्ध, संघ, धम्म। एक कोई और चीज डाल देगा, एक और चीज डाल देगा, तो बुद्ध, संघ, धम्म। आपको दिख भी रहा होगा, वैसे भी 2-2 अक्षर की, मैं तो आधा ही होता है ना, मैं तो आधा ही है। आप देखो ये भी 2 अक्षर का, ये भी 2 अक्षर का, 2 भी। तो त्रिरत्न में साथियों सारे के सारे आपको 2-2 अक्षर के दिखेंगे, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कहा जाता है कि जो बुद्ध के अनुयायी हुए, उन अनुयायियों में आपको आगे पढ़ने को मिलेगा बिंबिसार बुद्ध धर्म का अनुयायी हुआ, प्रसेनजीत साथियों उदायन बुद्ध धर्म के साथियों अनुयायी हुए। और फिर क्या हुआ कि बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया।
एक भाग तो ऐसा था जो भिक्षुक रूप धारण कर लेता है, भैया भिक्षा मांगो उससे जीवन चलाओ, दर दर जाओ, हर किसी के दरवाजे पे जाओ, भिक्षा मांगो और अपना जीवन चलाओ। एक ने कहा भिक्षा मत मानो, बस बैठ के पूजा करो, उपासक क्या कहलाए, उपासक कहलाए। तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए सब तो ये क्या करते थे, संन्यास ग्रहण कर लिया करते थे। और ये जो लोग हुआ करते थे ये गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे, बौद्ध धर्म को अपनाया करते थे। देखो बौद्ध धर्म जो दो भागों में विभाजित हुआ, एक भिक्षुक कहलाई, ये वो लोग थे जो सत्यो घर बार सब छोड़ के सिर्फ और सिर्फ बाबा जी बन जाते थे, एक तरह से साधु संत बन जाते थे, और सत्यो क्या करते रहते थे, ये सत्यो मतलब भिक्षा मांगते रहते थे और अपने परिवार से अपना संबंध खत्म कर देते थे। जो उपासक थे ना वो क्या करते थे, अपने घर में रहते थे, पूजा पाठ करते थे। तो दोस्तों हम क्या कह सकते हैं कि जो बुद्ध धर्म के अनुयायी हुए ना, जो बुद्ध धर्म के अनुयायी हुए, जो बुद्ध धर्म को फॉलो करने वाले लोग थे ना, उसमें दो तरह के लोग पाए गए। एक तो उपासक हो गए, एक सत्यो क्या हो गए, यहाँ पर भिक्षुक हो गए। क्या हो गए, एक सत्यो यहाँ पर भिक्षुक हो गए। दोस्तों बौद्ध धर्म के अंदर जैसे हमने जब त्रिरत्न पढ़ा था, तो त्रिरत्न में हमने क्या जाना था कि हर किसी जब तीर्थंकर पढ़े थे, जब तीर्थंकर हमने पढ़े थे तो हर किसी व्यक्ति ने अपना एक सिंबल रखा था। क्या रखा था, हर किसी व्यक्ति ने अपना एक सिंबल रखा था। दोस्तों बौद्ध धर्म में क्या है, यहां पर धर्म का प्रतीक रखा है, हर किसी ने बौद्ध धर्म में एक प्रतीक रखा है। जैसे इन्होंने कहा कि जो जन्म का प्रतीक है ना वो कमल और सांड है। दोस्तों यहां से क्वेश्चन बनेगा और मैं अभी आपको स्टार लगाऊंगा कौन सा क्वेश्चन बनेगा। इन्होंने कहा कि जन्म को किससे डिकोड किया जाएगा, जन्म का संबंध किससे, तो अगर आप कमल और सांड को दिखा रहे हो ना, इसका मतलब जन्म से संबंधित होगा। अगर गृह त्याग की बात करें तो गृह त्याग का सत्य क्या होगा, प्रतीक यहां पर घोड़ा होगा। आप ऐसे याद रखना, अब किसी व्यक्ति को भी घर छोड़ना है तो घोड़े पे बैठा तुक 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 भाग गया, ठीक है। तो गृह त्याग, अब देखो जन्म क्या होता है भाई, जन्म से खुशी मिलती है। क्या मिलती है, खुशी मिलती है। तो कमल का फूल भी तो खुशी ही देता है ना। आपने किसी को कमल का फूल गिफ्ट किया, ठीक है, रेड या व्हाइट या पिंक जो भी होता है ना, गुलाब कमल मतलब हाँ तो गुलाब होता है, सॉरी। तो ये क्या है जाते हो, हम बात करें कमल के बारे में, दरअसल इन चीजों में थोड़ा सा ना हम कमजोर हैं। तो जन्म क्या है, कमल। तो फूल अगर कोई भी है तो वो क्या सकते खुशी का माहौल देगा ना, तो सकते कमल जन्म का प्रतीक है। और उसके साथ साथ ये सांड भी आप याद कर रख लेना। अब गृह त्याग, तो देखो अगर आप देखोगे तुम्हें और कोई चीज ऐसी दिख रही है जिस पर बैठकर तुम भाग सको, नहीं भाग सकते ना, तो गृह त्याग का सिंबल रखा इन्होंने घोड़ा। क्या रखा, गृह त्याग का सिंबल रखा घोड़ा। तो ऐसे ही याद रखना भाई, घोड़े पे बैठ के निकल गया होगा व्यक्ति, गृह त्याग कर दिया होगा। दोस्तों इन्होंने जो ज्ञान का प्रतीक रखा ना, पीपल रखा, वैसे भी याद हो जाएगा, पीपल का ही वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। या आप छांव में बैठोगे कहीं पर चार दोस्तों के साथ में, तो वही तो ज्ञान की बात मिलेगी। जैसे गांव के अंदर आप देखोगे गर्मी के दिनों में दोस्तों किसी पेड़ के नीचे बैठकर ज्ञान की बातें होती हैं, चार से लोग बैठ जाते हैं, पूरी जो आफ्टरनून का टाइम होता है वहीं पर सत्व व्यतीत होता है। तो ऐसे याद रख लेंगे कि ज्ञान कहां मिलेगा भैया, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, इसी को आप बोधि वृक्ष भी कहते हो। दोस्तों निर्वाण का जो प्रतीक चिन्ह रखा ना, निर्वाण क्या है एक बार कमेंट करो फटाफट से, मैंने बताया था निर्वाण का सबसे प्रतीक चिन्ह रखा इन्होंने पद चिन्ह, यानी कि पैरों के निशान। और मृत्यु भैया, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका क्या बना देते, समाधि बना देते हैं एक तरह से। तो इन्होंने मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या रखा दोस्तों, स्तूप रखा। क्या रखा, स्तूप। जैसे आपको कई सारे स्तूप भारत के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं यहां से क्या पूछा जाएगा। दोस्तों एक तो जन्म वाला आपसे कई बार पूछा जा चुका है, और एक साथियों आपका ज्ञान और ये गृह त्याग वाला पूछा चुका है। ये तीन तो आपको हर हाल में याद रखने होंगे, बाकी अगर साथियों नहीं भी याद रहेंगे तो फिर आपका चल जाएगा। दोस्तों अगर आगे बात करते हैं तो 80 वर्ष की अवस्था जब हुआ करती थी बुद्ध की, 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में सत्य बुद्ध का निधन हो गया। कहां पर हो गया, कुशीनगर। कुशीनगर में कुंदी लगा ली होगी इसलिए एक्सपायर कर गए, कुशीनगर से कुंदी। और वहां क्या याद कराया था मैंने, पावा मार दिया होगा पावापुरी के अंदर। यहां क्या है, कुशीनगर। तो कुशीनगर में क्या कुंदी लगा ली कमरे के अंदर, तो भैया कोई व्यक्ति एक्सपायर कर गया। तो कुशीनगर में बुद्ध का क्या हुआ दोस्तों, निधन हुआ, जिससे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया दोस्तों, महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। तीसरा शब्द बता रहा हूं मैं आपको। पहला क्या बताया मैंने आपको, महाभिनिष्क्रमण बताया। दूसरा क्या बताया, धर्म चक्र परिवर्तन बताया। और तीसरा क्या है, महापरिनिर्वाण। दोस्तों तीनों याद है ना, हाँ या ना में जवाब दो, तीनों याद है ना। पहला क्या बताया, महाभिनिष्क्रमण, जब बुद्ध ने गृह त्याग किया, जब अपना घर छोड़ा। दूसरा, जब पहला उपदेश दिया, धर्म चक्र परिवर्तन।
भाई धर्म की बात करी होंगी। दूसरा क्या है, महापरिनिर्वाण, जब उनकी मृत्यु हो गई तो मृत्यु होने की समय की घटना को क्या कहा गया है दोस्तों, महापरिनिर्वाण कहा गया है। दोस्तों निधन के पश्चात जो बुद्ध की अस्थियां हुआ करती थी, इनकी अस्थियों के अवशेषों को भारत के 8 जगह पर दोस्तों स्थापित कर दिया गया और वहीं पर क्या बनाए गए दोस्तों, वहीं पर स्तूपों का निर्माण कर दिया। तो बुद्ध जो हुआ करते थे उनके सत्य अस्थि अवशेषों को भारत के 8 जगह पर स्थापित किया जाता है और वहीं पर दोस्तों, वहीं पर 8 स्तूप बनवाए जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो स्तूप है वो सांची का स्तूप रहने वाला है। फटाफट से कमेंट करो सांची का स्तूप कहां पर है। दोस्तों आज आपको पता चल गया होगा ना कि अगर आप स्तूपों के बारे में पढ़ते हो, जैसे आप देखते होंगे सबसे सांची का स्तूप, तो ये क्यों बना, क्योंकि जो बुद्ध की अस्थि थी ना उनको 8 जगह पर सत्यो ले जाकर सत्यो अवशेष जो थे उनके अस्थियों के 8 जगह पर रखा था और वहीं पर सत्यो 8 अवशेष बनवा दिए थे, जिसमें सांची का जो स्तूप है ना ये सत्यो आपका सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है, जो रायसेन एमपी यानी मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। तो समझ में आ गया कि सांची का स्तूप क्यों फेमस है, अच्छे से साथियों आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो अब इस स्लाइड पर, यहीं से आपका बौद्ध धर्म में सबसे बेहतरीन और जबरदस्त क्वेश्चन बनेगा। भाई अभी तक आपने जितना पढ़ा है ना वो एक तरफ और ये 4 लाइनें जो लिख रही है ना ये एक तरफ, बात समझ में आई। देखो दोस्तों महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ कि धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगतियां करवाई, सभा करवाई, मीटिंग करवाई। वहां कितनी करवाई थी जैन धर्म में, 2। कहां, एक वल्लभी गुजरात में और एक पाटलिपुत्र के अंदर। दोस्तों मैं पीछे का भी आपको इसलिए बता रहा हूं कि जैन धर्म बौद्ध धर्म में आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो गए। जैन धर्म में कितनी संगतियां करवाई थी, 2। कौन कौन सी, एक वल्लभी और एक सत्य पाटलिपुत्र। वल्लभी कहां है, गुजरात के अंदर। यहां कितनी करवा रहे हैं बौद्ध धर्म में दोस्तों, 4। जैन धर्म की पूछी जाए या ना पूछी जाए, बौद्ध धर्म की आपसे 100% पूछी जाएगी। सुनो ध्यान से दोस्तों, पहली तो हम संगति की बात करेंगे तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, जो कोई जरूरत नहीं है क्रम की साथियों, बस 4 बौद्ध संगति हुई है। देखो दोस्तों पहली जो हुई है 483 बीसी में हुई है, दूसरी जो हुई है वो 383 बीसी में हुई है और तीसरी जो हुई है 255 बीसी में हुई है। और इसका समय नहीं मिलता, ऐसा मानते हैं कि प्रथम शताब्दी में साथियों ये बौद्ध संगति हो रही थी। ठीक है, ये आपसे कभी नहीं पूछा जाता ज्यादातर। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनको किताबों में भी अलग अलग देखने के लिए मिलेगा इनका ईयर भी। ठीक है, बोले सर ठीक है। अब जब बौद्ध संगति होगी तो उसमें साथियों कोई ना कोई पुरोहित रहेगा, मतलब पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति रहेगा। जैसे साथियों अगर आप देखोगे तो यहां पहली में कौन है, महाकश्यप है, दूसरी में सबा कामी है, साथियों यहां पर कौन है, मोगलीपुत्र तिस रहने वाले हैं और वसुमित्र इसके अध्यक्ष हैं, चौथी वाली के, और अश्वघोष साथियों इसके उपाध्यक्ष है। तो आप चौथी वाली में क्या है, आपको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों देखने के लिए मिल रहे हैं। बाकी पुरोहित में तो महाकश्यप, सभाकामी और सत्य मोगलीपुत्र तिस आपको याद रखने हैं। सिंपल भाषा में यहां से भी बहुत कम क्वेश्चन बनता है, कभी कभी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस से बन गया तो बन गया। दोस्तों जो क्वेश्चन बनेगा वो यहां से बनेगा, स्थान और राजा के नाम से। कैसे पूछेगा, बताओ तीसरी बौद्ध संगति किसने करवाई, दूसरी बौद्ध संगति किसने करवाई, चौथी बौद्ध संगति किसने करवाई, या पूछेगा कि बताओ पहली बौद्ध संगति कहां पर हुई, चौथी बौद्ध संगति कहां पर हुई। आपको यहीं से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। बात समझ में आ गई, बोले सब आ गई। सुनो, पहली बौद्ध संगति सत्योर ये राजगृह के अंदर हुई है और अजात शत्रु ने करवाई है। दूसरी वैशाली में हुई है और ये कालाशोक ने करवाई है। तीसरी पाटलिपुत्र में हुई है और ये अशोक राजा ने करवाई थी। और चौथी कुंडलवन में हुई थी दोस्तों, कनिष्क ने करवाई थी। आपको सिर्फ स्थान और राजा का नाम याद रखना है। मैं टेंशन मत लो, मैं आपको इसको क्लास में ही याद करवा के जाऊंगा, लोड लेने की कोई जरूरत नहीं, हर बच्चे के जुबान पे होगी जुबा केसरी। देखो दोस्तों याद कैसे रखना है, एक ट्रिक बिठाने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने बहुत दिन से लगाई नहीं है, आज लगा के देखता हूं, लगे तो ठीक है, नहीं तो तुम मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देना। एक ट्रिक मैं इसकी बना के रखा था दोस्तों, जिसकी ट्रिक का नाम था अक अक रव पक। क्या थी, एक ट्रिक थी जिसका नाम था अक अक रव पक। याद हो जाएगी, ज्यादा तो नहीं है, अक अक रव पक, अक अक रव पक, याद हो गई, बस तो समझो बौद्ध संगति याद हो गई। सुनो ध्यान से, अब देखो इसको कैसे सेट करना है। सेट करना बहुत बड़ी बात है बेटा, आजकल सेट करने में पसीने निकल जाते हैं लोगों के, फिर भी सेट नहीं हो पाते लोग। देखो अगर हम बात करें तो पहला अक्षर जो है इसको 2 भागों में बांट लेंगे। कैसे, यहां पर सत्तू इसको 2 भागों में बांट देता हूं मैं, ध्यान से सुनते रहना, अगर बेटा स्लिप कर दिया ना तो समझो कि गया काम से। देखो अब सुनना, अगर मैंने लिखा अक अक रव पक, तो दोस्तों
अगर आप देखेंगे तो पहले वाले अक्षर को इधर पहले वाले अक्षर से मिला देंगे। मिलाया कि नहीं मिलाया आपने? बोले सर मिलाया। तो ये जो है ये राजा का नाम है। ऐसे अजात शत्रु हुई कहां पर है? राजगिरी के अंदर हुई है। तो क्या हुआ, क्या हुआ दोस्तों, आपने एक अच्छे से याद कर ली जिसमें कोई दिक्कत नहीं हुई आपको। अक अक रपक, बीच में से सब तो 4 अक्षर इधर छोड़ दो, 4 इधर छोड़ दो, बीच में एक डंडा सा मान लेंगे, 2-3 बार लिखोगे याद हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरी साथियों अगर हम मिलाएंगे तो यहां पर आप मिलाना कैसे, आपका क्या मिलेगा, कैसे आपका साथियों ये दूसरा वाला अक्षर मिल जाएगा। मतलब पहला अक्षर इधर पहले से मिलाओ, दूसरा इधर का अक्षर दूसरे से मिलाओ, तीसरा तीसरे, चौथा चौथे से, ठीक है। तो कैसे क्या बनेगा, कैसे आपका बनेगा काला शौक। और दोस्तों हुई कहां पर है? क्योंकि वैशाली के अंदर हो रही है। बोले सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाएगी। अब सुनो आगे देखो, अगर हम तीसरे अक्षर को मिलाएं तो तीसरा अक्षर साथियों आपका किससे मिलेगा? पै से मिलेगा। तो तीसरा अक्षर राजा का नाम क्या होगा? राजा का नाम होगा अशोक, ठीक है। और दोस्तों हो कहां रही है? पाटलिपुत्र। तो अशोक ने पाटलिपुत्र के अंदर करवाई, बात बन गई, ये समझ लो, तुम्हारी टेंशन ना लो। अब देखो चौथी बौद्ध संगति को और खल्लास कर देते हैं। चौथा अक्षर चौथे अक्षर से मिला दो। तो साथियों चौथा अक्षर यानी कि राजा का नाम है कैसे? कनिष्क, वो कह रही है कुंडलवन। बस इतना ध्यान रख लेना कि कई बार आपको कुंडलवन ना देके ये आपको अगर कश्मीर लिख देना तो कश्मीर में ही कुंडलवन पड़ता है, और हमें कोई ट्रिक हमारी खराब थोड़ी जाएगी। कश्मीर भी तो कैसे याद होता है। तो दोस्तों आप ध्यान रखना कि जो अक अक रपक है इसमें साथियों ये तो आपका राजा का नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये तो आपका राजा का नाम हो जाएगा। ये दोस्तों स्थान का नाम हो जाएगा। जैसे ही आपसे पूछेगा ना, बताओ तीसरी बौद्ध संगति किसने कराई? अब 2 मिनट लगाना, अक अक रपक, अक अक रपक। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हुई? और दोस्तों मैं इसलिए आपको इस बात पे इतना जोर लगा रहा हूं कि कहीं से क्वेश्चन बने या ना बने, क्वेश्चन बौद्ध संगति में बनेगा। मैं यहां भी तुम्हारा एफर्ट लगवा सकता था, मैंने लिखाया, लेकिन मैंने उस पॉइंट पर जाके आपकी एनर्जी को लगवाया क्योंकि मैं जानता हूं कि क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखना, क्वेश्चन साथियों यही बनेगा, स्थान और राजा का नाम, स्थान और राजा का नाम। याद हुआ कि नहीं हुआ? सारे बच्चे यस बोलो अगर याद हुआ तो, सारे बच्चे यस बोलो अगर याद हुआ तो बोलो। अगर मैं पूछूं बेटा ये बताओ कि तीसरी बौद्ध संगति कहां पर हुई? सीधा पै को पकड़ो, पाटलिपुत्र। अगर मैं कहूं बेटा दूसरी बौद्ध संगति कहां पर हुई? वैशाली। अब इंग्लिश वाले ये मत करना सर इसको इंग्लिश में भी सेट करो, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश वाले हिंदी में भी बेटा कर लिया करो, काम चला लिया करो, ठीक है। तो पहली बौद्ध संगति कहां पर हुई? बोले सर राजगिरी के अंदर हुई, ठीक है। चौथी कहां पर हुई? बोले सर चौथी जो हुई वो कुंडलवन में हुई, और किसने करवाई? है कनिष्क के द्वारा करवाई गई। बात समझ में आ गई? बोले अगर बात समझ में आ गई ना, ये समझो आधा बौद्ध धर्म पढ़ लिया तुमने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसको बहुत ध्यान से रखना बेटा दिमाग में, ठीक है। अब सुनो दोस्तों क्या हुआ, अब दोस्तों क्या हुआ कि एक समय ऐसा आया कि जब चौथी बौद्ध संगति हो रही थी ना, तो चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 स्थानों में बट गया। एक बच्चे ने इंग्लिश में बना दिया AK आर के पी के। हाँ बना सकते हो बेटा, तुम कुछ भी मतलब बना सकते हो, AK आर के पी के। तो बेटा इंग्लिश वाले इसको ऐसे कर लेना, AK आर के पी। हाँ वही आप इंग्लिश में लिख लो, ठीक है। बाकी अक अक रप पक थोड़ा सा याद हो जाता है। तो चौथी बौद्ध संगति जब हुई तो चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। एक भाग कहलाया आपका महायान और एक भाग कहलाया हीनयान। दोस्तों वहां पर जैन धर्म 2 भागों में जब बटा था तो एक भाग कहलाया था श्वेतांबर और एक भाग कहलाया था दोस्तों दिगंबर। श्वेतांबर वह था जिसको फॉलो करने वाले लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे। दिगंबर वह था जिसको फॉलो करने वाले लोग दोस्तों कपड़े ही नहीं पहनते थे, अर्थात नग्न अवस्था में रहा करते थे। यहां पर दोस्तों बौद्ध धर्म, देखो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैन धर्म कब 2 भागों में बटा, जरा इंग्लिश में जरा कमेंट करके बताओ, जैन धर्म कब 2 भागों में बटा, या बौद्ध धर्म कब 2 भागों में बटा। क्या कहोगे? चौथी बौद्ध संगति के बाद। क्वेश्चन देखो ऐसे भी बना सकता है कि बताओ बौद्ध धर्म कब 2 भागों में बटा, पहली बौद्ध संगति के बाद, तीसरी बौद्ध संगति के बाद, दूसरी बौद्ध संगति के बाद, चौथी बौद्ध। आप ध्यान रखना अगर ये पहली में ही बढ़ जाते तो दूसरी तीसरी चौथी करवा ही नहीं पाते, फिर तो मतलब विरोध हो जाता, अलग अलग काम करते। तो चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, तभी तो 5वीं नहीं कराई होगी, समझ गए ना। तो 2 भागों में बटा, एक भाग था दोस्तों हीनयान और एक था साथियों यहां पर महायान। देखो अब हीनयान और महायान में अंतर क्या था जो आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, बस सामान्य तौर पर समझो। दोस्तों हीनयान और महायान में यह अंतर था
ये बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप हुआ करता था और ये बौद्ध धर्म का दोस्तों महायान नया नवीन रूप है। जो हीनयान है ना, ये सत्यो कठोर मार्ग है और इसके द्वारा सत्यो कम लोग ही निर्वाण प्राप्त कर पाते हैं। तो हीनयान में क्या है, ये कठोर मार्ग है और इसके द्वारा कम ही लोग सत्यो निर्वाण का मतलब समझते हो ना, जैसे सत्यो एक्सपायर कर जाना, मतलब जैसे हम कहते हैं ना स्वर्ग से हार गया, तो ऐसे ये कम लोग सत्यो इसमें निर्वाण प्राप्त कर पाते हैं। ये क्या है, थोड़ा सा सरल मार्ग है और अधिकतर लोग सत्यो इससे निर्वाण प्राप्त कर जाते हैं। हीनयान में क्या था, ये बुद्ध को सत्यो अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष मानते हैं और ये बुद्ध को भगवान मानते हैं। तो अलग अलग सत्यो विचारधारा के लोग होने लगे तो इन्होंने अपना अपना रास्ता अलग अलग चुन लिया। जो हीनयान वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि बुद्ध जो थे ना वो एक अलौकिक गुण वाले, मतलब उनके अंदर एक विशिष्ट चीज थी और वो सामान्य इंसान थे, लेकिन ये कह रहे नहीं, बुद्ध जो थे वो तो भगवान थे। ठीक है, अब देखो सत्यो ये हीनयान जो है ना, ये सत्यो बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते हैं और ये बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। प्रतीक जो अभी आपको मैंने बताए थे, तो ये हीनयान जो है ये प्रतीकों की पूजा कर रहे हैं, ये मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, उनकी बुद्ध की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, दोनों में अंतर है। दोस्तों इसमें क्या है कि ग्रंथ पाली भाषा में रचे गए और जो महायान के लोग हुए ना उन्होंने अपने ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे। दोस्तों जो हीनयान के लोग थे ये कर्म और धर्म में विश्वास रखते थे, ये सत्यो परोपकार में विश्वास रखते थे, किसमें भाई दूसरों का भला करो। दोस्तों इसका प्रचार प्रसार लंका, वर्मा, सत्यो थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों में मिलता है और इसका प्रचार प्रसार तिब्बत, जापान, चीन और सत्यो कोरिया में मिलता है। तो जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं ना वो सत्यो चीन, तिब्बत, थाईलैंड, जापान और कंबोडिया, लंका, ये सब में सत्यो बौद्ध धर्म चलता है। लेकिन बौद्ध धर्म में कौन सा, हीनयान को अपनाने वाले ये देश है जैसे सत्यो थाईलैंड, कंबोडिया, बर्मा हुआ। और दोस्तों जो महायान को अपनाते हैं वो चाइना के लोग, तिब्बत के लोग, जापान, कोरिया के लोग, ये सत्यो आपकी महायान वाली शाखा को अपनाते हैं। हालांकि यहां से क्वेश्चन कभी नहीं बनता, फिर भी आपको हीनयान और महायान में अंतर समझ में आना चाहिए कि आखिरकार ये लोग अलग अलग क्यों हुए थे। बात समझ में आई? बोले सर बात समझ में आई, कोई दिक्कत वाली यहां तक बात नहीं है, इतनी बात क्लियर हुई? बोले सर बिल्कुल इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, हाँ थोड़ा सा बस एक ये बात और ध्यान रख लेना कि जातक जो है ना, जातक जो है ये कुछ कथाओं का विवरण है और ये सत्य बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। किससे? जातक जो है ये आपका बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, इतना और थोड़ा सा याद रख लेना। अब सुनो ध्यान से बात, जैन धर्म बौद्ध धर्म की सत्य बात हो गई। किसकी बात हो गई? जैन धर्म और बौद्ध धर्म की बात हो गई। यहां से आगे सुनो एक बार कोर्स का प्रमोशन भाई, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम लोग क्या है ना, तुम लोग सुनते नहीं, सुनो ध्यान से। देखो बेटा ये जो कोर्स है ना, शुरू में क्या ना बच्चे जुड़ नहीं पाते, इसलिए बेटा बीच में बताता हूं एक बार कि इस बैच पर अभी हमारा ऑफर चल रहा है और इस ऑफर का अगर आपको फायदा उठाना है तो आप NY100 कूपन कोड लगाओ, तो आपको 499 से भी देख लेना है, शायद 399 भी हो सकता है ना। और बेटा तुम्हारा लक चल गया तो 299 भी हो जाता है। एक बार सारे बच्चे जाकर देख लो, 399 तो हो ही जाना चाहिए। ठीक है, तो इस पर भी भैया क्या है, एक आपका क्या मिल रहा है दोस्तों, अमाउंट मिल रहा है डिस्काउंट के रूप में, तो आप जाके ले लो। अब सुनो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब हम बढ़ेंगे महाजनपद की तरफ। किसकी तरफ बढ़ेंगे? अब हम दोस्तों महाजनपद की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों अगर हम महाजनपद की बात करें, अगर हम महाजनपद की बात करें तो जैसे आज आप देखते हो ना, आज आप देखते हो ना, क्या देखते हो कि आज हमारे देश के अंदर क्या है कि एक जिला है, जिले मतलब पहले गांव है, गांव पे ब्लॉक है, ब्लॉक के बाद जिला है, जिला के बाद स्टेट है, स्टेट के बाद साथियों क्या है, सीधा राष्ट्र है। उसी तरह से प्राचीन काल में क्या हुआ करता था, प्राचीन काल में सत्यो महाजनपद हुआ करते थे। ध्यान से सुनना, क्या हुआ करते थे? प्राचीन काल में महाजनपद हुआ करते थे। तो अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना वो साथियों हम महाजनपद का पढ़ने वाले। दोस्तों जैसे होता क्या था कि पहले एक कबीला, मतलब यहां पे क्या चलता था, जैसे बहुत सारे कबीले हुए, उन बहुत सारे कबीलों से मिलकर क्या बन गया, ग्राम बन गया, एक गांव बन गया। गांव से मिलकर क्या बन गया, जन बन गए, मतलब बहुत सारे गांव मिले तो जन बन गए, बहुत सारे जन मिले तो जनपद मिल गए, और बहुत सारे जनपद मिले तो एक महाजनपद बन गया। तो अब जो हम महाजनपद पढ़ने वाले हैं ना, वो दरअसल उस समय का दोस्तों सबसे बड़ा एक रूप हुआ करता था, सबसे बड़ा रूप, जिसके अंदर बहुत सारे कबीले, बहुत सारे ग्राम, बहुत सारे जन और बहुत सारे जनपद शामिल होते थे। तो उस समय जो सबसे छोटी इकाई थी क्या थी, कबीला, और सबसे बड़ी इकाई क्या थी साथियों, महाजनपद। बात समझ में आई? बोले सर बिल्कुल समझ में आई। दोस्तों आप जब महाभारत वगैरह देखते होंगे तो वहां पर आप कई बार पढ़ते होंगे, अंग नरेश कर्ण पधार रहे हैं, पढ़ते थे ना,
अंग नरेश, तो अंग का क्या मतलब हुआ कि अंग एक जनपद था जिसके नरेश करण बने, समझ पाए ना। तो प्राचीन काल में क्या हुआ कि दोस्तों यहां पर कुल 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। मतलब प्राचीन समय में कितने महाजनपद हुआ करते थे, तो 16 महाजनपद हुआ करते थे दोस्तों। हालांकि हम बात करें तो अलग अलग साक्ष्यों के आधार पर इनकी संख्या अलग अलग देखने के लिए मिलती है, लेकिन जो आपके लिए सबसे ऑथेंटिक चीज है वो है कि 16 महाजनपद हुआ करते थे। दो साहित्य ऐसे हैं जो महाजनपदों के बारे में हमें सटीक जानकारी देते हैं, एक जैन ग्रंथ है और एक बौद्ध ग्रंथ है। अभी मैं आपको लिखाऊंगा, एक का नाम है अगुत्तर निकाय और एक का नाम क्या है तो भगवती सूत्र। तो भगवती सूत्र और अगुत्तर निकाय के आधार पर यह माना गया कि महाजनपदों की संख्या 16 है, जबकि अलग अलग साक्ष्य कहीं 18 है, कहीं 14 है, कहीं 20, इस तरह से साक्ष्य आपको बताया जाता है। सुनो ध्यान से, पहले आप ये जानो कि सत्य प्राचीन काल के समय पर ये 16 महाजनपद जो थे ये सत्य कौन कौन से और कहां कहां हुआ करते थे, मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन आप पहले एक बार मैप पर समझो ये सत्य क्या है ना। पहले भारत क्या था, पहले ये पाकिस्तान अफगानिस्तान ये कुछ थोड़ी थे, सब अपना ही तो था, पहले सब अपना ही तो हुआ करता था। ये हमारा भारत हुआ करता, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है एक बार कमेंट करना। हमारा जो भारत था कुछ इस तरह से हुआ करता था, क्योंकि पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान वगैरह थोड़ी थे, कुछ नहीं था भाई, पहले हमारा सब कुछ भारत था, समझो बात। तो इस तरह से ये पूरा, ये नीचे से क्या होगा भारत, और ये ऊपर देखो यहां तक फैला हुआ है, ठीक है, बोले सर ठीक है। तो महाजनपद जो थे ना इनकी सत्य लोकेशन कहां पर है, अभी हम पढ़ेंगे, अच्छे से बताऊंगा कि किस राज्य में कितने थे कैसे थे, लेकिन आपके माइंड में सेट भी होना चाहिए। या पहले मैं आपको बताऊं कि कितने कहां थे, फिर मैप दिखाऊं, बोलो कैसे करोगे। मेरे हिसाब से पहले देख लो, फिर बता के फिर दोबारा दिखा दूंगा, ठीक है। सुनो दोस्तों, देखो अगर हम देखें तो सत्य आपको देखो यहां पर एक महाजनपद दिख रहा होगा कंबोज, एक यहां पर दिख रहा होगा गांधार, देखो कुरु, मत्स्य, सूरसेन। यहां एक महाजनपद है पांचाल, वत्स, चेदी, अस्मक, अवंती, ठीक है। यहां देखोगे तो मल्ल दिख जाएगा, कौशल दिख जाएगा, काशी दिख जाएगा, अंग, मगध और वज्जी। मतलब भारत के अंदर लोकेशन कहां कहां है, बस ये थोड़ी सी आपके दिमाग में सब तो सेट होनी चाहिए चीज कि कहां कहां पर दोस्तों कौन कौन सी लोकेशन है। अब सुनो ध्यान से, सर महाजनपद की आवश्यकता क्यों पड़ी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब साथियों हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात करेंगे तो उस समय पूर्व से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में दोस्तों क्या होने लगा, लोहे के बारे में लोगों को जानकारी होने लगी। ध्यान से सुनना, किसके बारे में, लोहे के बारे में जानकारी होने लगी, और लोहे का लोग व्यापक रूप से दोस्तों क्या करने लगे, प्रयोग करने लगे। अब जब लोहे का प्रयोग करेंगे तो साथियों प्रादेशिक जनपद राज्यों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थिति बन गई। क्यों बनी मैं आपको बताऊंगा। देखो साथियों लोहे की अगर खोज हुई ना तो लोग हथियार बनाने लगे। दोस्तों लोहे की खोज ने ही ना बहुत कुछ बदला है। पहले सोचो जब लोहे के बारे में लोग नहीं जानते होंगे तो उस समय क्या करते होंगे, हथियार ना कोई कृषि करने का कोई साधन मतलब उपकरण बना सकते थे। जब लोहे की खोज हुई ना तो उसके बाद लोगों ने इस लोहे से हथियार बनाना शुरू कर दिया। ना केवल हथियार बल्कि साथियों इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका के लिए कुछ उपकरण बनाने भी शुरू कर दिए। वो उपकरण क्या थे, जैसे खुरपी बना दी भैया, फावड़ा बना दिया, समझो बात को, खुरपी उपकरण, फावड़े उपकरण ये बनाने शुरू कर दिए। और इसी लोहे से योद्धाओं ने क्या कर दिया, हथियार बनाने शुरू कर दिए, जिससे योद्धा वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका अदा होने लगी। अब दोस्तों एक बात बताओ, छोटी सी बात बताना, अगर लोहे से महाजनपदों का निर्माण हुआ है, लोहे की खोज महाजनपदों के निर्माण में एक बड़ी भूमिका मानी जाती है, तो साथियों क्या जहां सबसे ज्यादा लोहा होगा क्या वो महाजनपद सबसे ताकतवर होगा कि नहीं होगा, बताओ कैसे। मान लो एक राज्य के अंदर तो लोहा लोहा निकल रहा है, ऐसे समझो आज के समय पर एक राज्य के अंदर सोना ही सोना निकलने लगा। मान लो कर्नाटक में साथियों सोना ही सोना निकलने लगा, जो भी अपने घर को खोदे साथियों इतना सारा सोना निकल जाए, तो कर्नाटक के लोग सबसे पैसे वाले हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बोले बिल्कुल हो जाएंगे। सेम उसी तरह से अब लोहे के बारे में लोगों को जानकारी मिलने लगी तो सबसे ज्यादा लोहा मगध क्षेत्र में मिल रहा था। तो जितने भी महाजनपद थे उनमें सबसे शक्तिशाली मगध इसलिए बना था क्योंकि वहां सबसे ज्यादा लोहे के सत्य उपकरण लोहे के साथ मिल रहे थे। दोस्तों अगर हम बात करें कि खेती के नए औजार भी लोहे से बनाने लगे, और जिसके बाद क्या हुआ, जिसके बाद अगर आप खेती के लिए आप औजार बनाओगे तो खेती में फसल अच्छी करोगे, उन्नत तरीके से करोगे। अगर खेती अच्छी करोगे तो राजा को टैक्स ज्यादा दोगे, अगर राजा को टैक्स ज्यादा मिलेगा तो राजा के पास पैसा होगा, अगर राजा के पास पैसा होगा
तो राजा क्या करेगा, उस पैसे से बड़ी सेना कर पाएगा। अगर राजा बड़ी सेना कर पाएगा तो उस राजा की टक्कर कौन लेगा, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन, राजा। तो लोहा बहुत बड़ी भूमिका निभाता था किसी भी राजा को शक्तिशाली बनाने में। यहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मैं बताऊंगा कहां से पूछा जाएगा। दोस्तों मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो साथियों उस समय जो साहित्यिक स्रोत है ना, उनके आधार पर यह कहा गया कि महाजनपदों की संख्या कितनी है, 16 है। कितनी है, साहित्यिक स्रोतों के आधार पर हमें महाजनपदों की संख्या साथियों 16 मिली। दोस्तों कहा जाता है कि ये 16 महाजनपद जो है ना, हमने इनको जो जाना वो बौद्ध और जैन ग्रंथों के आधार पर हमने 16 बताया। हालांकि अलग अलग साक्ष्य अलग अलग बात बताते हैं, लेकिन हमारे लिए बौद्ध और जैन ग्रंथ जो हैं ये सबसे साथियों क्या लगे, सटीक लगे, जिनके आधार पर हमने इनकी संख्या साथियों 16 निर्धारित करी। दोस्तों 16 महाजनपदों के बारे में एक बौद्ध ग्रंथ है जो बताता है कि 16 ही महाजनपद है, जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। एक सत्यो आपका जैन ग्रंथ है जिसका नाम है सत्यो भगवती सूत्र। क्या कहेंगे कि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के आधार पर सत्यो 16 महाजनपद हम जानते हैं। 16 महाजनपद किसके आधार पर मान रहे हैं, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र के आधार पर। अब देखो दोस्तों अगर 16 महाजनपद देखें ना तो ये कहां कहां थे, अभी मैंने आपको मैप पे दिखाई, फिर दिखाऊंगा। दोस्तों 16 महाजनपद टोटल है पूरे भारत में, 16 महाजनपद, और 16 में से 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश के अंदर थे। समझ पाए बात को, टोटल भारत में उस समय 16 महाजनपद थे और 16 महाजनपदों में से अकेले उत्तर प्रदेश में दोस्तों कितने महाजनपद हैं, 8 महाजनपद हैं, समझो। और बिहार के अंदर कितने महाजनपद थे, बिहार राज्य में, मतलब आज जो बिहार है ना इस एरिया में 3 महाजनपद हुआ करते थे। आज जहां उत्तर प्रदेश है उसमें अकेले में सत्यो 8 महाजनपद थे। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि बताओ प्राचीन काल में कुल 16 महाजनपद हुआ करते थे, इनमें से उत्तर प्रदेश में कितने थे, तो 8 महाजनपद हुआ, आधे समझ लो, आधे तो उत्तर प्रदेश में ही है। बिहार में कितने हैं, 3 हैं। राजस्थान में मात्र 1 महाजनपद है, मत्स्य वाला मैं अभी आपको बताने वाला हूं। दोस्तों मध्य प्रदेश में 1 महाजनपद है, दक्षिण भारत में 1 है, और इस दक्षिण भारत वाले पे स्टार लगा लेना, मैं अभी आपको बताऊंगा भी कौन से की कहां लोकेशन है, लिखवाऊंगा भी। तो दक्षिण भारत में 1 महाजनपद है और 2 भारत के बाहर हैं, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का आज के समय का क्षेत्र है। तो मैंने क्या कहा कि उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे, बिहार में 3 थे, राजस्थान में 1 था, मध्य प्रदेश दक्षिण भारत में भी 1-1 था, और 2 ऐसे थे जो साथियों आपके बाहर थे। दिखाऊं एक बार 2 कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनना। दिख रहे हैं 2 अलग ही, कंबोज और गांधार, ये बिल्कुल आउट दिख रहे हैं ना, ये कहां हो गए दोस्तों, ये आपका कंबोज और गांधार, ये भारत के बाहर 2 महाजनपद थे। क्या दक्षिण भारत का महाजनपद आपको दिखाई दे रहा है, क्या दक्षिण भारत का महाजनपद आपको दिखाई दे रहा है, बोले सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। जो दक्षिण भारत का महाजनपद है उसका नाम अस्मक हुआ करता था। तो 2 बातें मैंने आपको बताई कि वर्तमान में भारत के बाहर आज की स्थिति को देखें तो गांधार और कंबोज ये भारत के बाहर है वर्तमान के समय में, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान का क्षेत्र है, और अस्मक जो है ये दक्षिण भारत का सत्यो महाजनपद है आज के हिसाब से। इतनी बात समझ में आ गई, बोले सर इतनी बात समझ में आ गई। अब दोस्तों सुनो ध्यान से, अब जो क्वेश्चन बनेगा, अगर कभी क्वेश्चन पूछा तो एक ही लाइन का क्वेश्चन बनेगा, उन 16 महाजनपदों में बस उनकी राजधानी आपसे पूछेगा। अगर आपने इनकी राजधानी याद कर ली तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा जो क्वेश्चन बनता है वो ऐसे ही बनता है कि भाई किसके आधार पर 16 है, उत्तर प्रदेश में कितने थे, और सबसे शक्तिशाली कौन सा था, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो हम याद करने की कोशिश करेंगे। देखो सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, मगध। क्यों था, इसके पीछे थोड़ा सा मैंने एग्जांपल दे दिया है कि लोहा सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में मिला था, जिसकी वजह से शक्तिशाली हो गया था। अब महाजनपद जो साथियों आपका मगध है, इस मगध की राजधानी जानते हो कहां पर थी, इसकी राजगृह इसकी राजधानी हुआ करती थी, या गिरबिच भी आपको कई बार मिल जाएगा। तो मगध की राजधानी कहां पर है, राजगृह। सर कहां पर पड़ता है, तो दोस्तों ये आपका बिहार के क्षेत्र में हो गया। मगध कहां पर है, बिहार के क्षेत्र में, और ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद है। बिहार में भी भागलपुर मुंगेर का जो क्षेत्र है ना, वहां कभी से तो मगध महाजनपद हुआ करता था। दोस्तों एक आपका महाजनपद है जिसका नाम है दोस्तों अंग। मैंने बताया ना अंग नरेश कर्ण पधार रहे हैं, तो अंग जो है ये साथियों कहां पर है, इसकी राजधानी चंपा हो जाएगी, और ये पटना वाला जो क्षेत्र है वहां पर साथियों पहले अंग महाजनपद हुआ करता था।
दोस्तों काशी, तो काशी तो आप वैसे भी याद कर लोगे भाई, काशी को वाराणसी ही तो कहते हैं आज के समय पर भाई। काशी वो मत समझना काशी सनी देओल वाला काशी मैं चीर दूंगा फाड़ दूंगा वो वाला नहीं, ये काशी वाराणसी वाला है, जैसे आप बनारस भी कहते हो। तो काशी की राजधानी कहां पर होगी? वाराणसी हो गई, और ये वाराणसी के आसपास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वत्स की राजधानी कहां पर है? तो वत्स जो महाजनपद था उसकी राजधानी साथियों कौशांबी के अंदर है, और ये प्रयागराज के क्षेत्र में साथियों उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कौशल की राजधानी कहां है? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। कहां है? कौशल की राजधानी श्रावस्ती हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, एक महाजनपद है वज्जी। दोस्तों मैं कह रहा हूं कि आपको एक बार में याद नहीं होंगे, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। आप क्या करना, आप इन्हें 3-4 बार पढ़ना, पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगाना, आपको तभी याद हो सकते हैं। बाकी मैं आपको कहूं तो ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा इनके लिए, 2-4 के लिए जो इंपोर्टेंट होते हैं। तो वज्जी की जो राजधानी साथियों कहां पर है? वैशाली, और इससे मुजफ्फरपुर के आसपास का जो क्षेत्र है बिहार का, वहां पर साथियों आपका वज्जी पड़ता था। फिर महाजनपद है साथियों आपका मल्ल। मल्ल जो है इसकी राजधानी साथियों कुशीनगर हुआ करती थी। और दोस्तों ये कुशीनगर कहां पर? तो देवरिया गोरखपुर, मतलब जो आपका ये मल्ल महाजनपद था तो देवरिया गोरखपुर के आसपास का क्षेत्र हुआ करता था। पांचाल की राजधानी 2 हुआ करती थी। अब सुनो यहां से ध्यान से क्वेश्चन, सब तो कुछ महाजनपद ऐसे होंगे जिनकी राजधानी 2 होंगी। तो पांचाल की राजधानी 2 थी, एक तो उत्तरी पांचाल और एक दक्षिणी पांचाल। तो उत्तरी पांचाल साथियों अहिच्छत्र जो है ये इसकी राजधानी थी, और दक्षिणी पांचाल की कामपिल्य। तो मैं ये कह सकता हूं कि अहिच्छत्र और कामपिल्य दोनों पांचाल की ही राजधानी थी। तो पांचाल की राजधानी कितनी है दोस्तों? 2 हो जाएंगी। दोस्तों चेदी की राजधानी कितनी है? मतलब चेदी की राजधानी कौन सी है? तो शक्तिमती। क्या है? शक्तिमती। शक्तिमती किसकी है? चेदी की साथियों यहां पर राजधानी हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम कुरु की बात करें, कुरु आपने पढ़ा होगा ना, देखो ये महाभारत के क्षेत्र के नाम याद आ रहे होंगे आपको सारे के सारे, जो महाभारत वगैरह आप पढ़ते हो ना, उस समय इन्हीं का तो मतलब यूज हो जाता था कि कुरु नरेश, मगध नरेश, अंग नरेश, है ना। तो कुरु की राजधानी कहां पर है? इंद्रप्रस्थ साथियों कुरु की राजधानी हुआ करती थी, और ये मेरठ दिल्ली हरियाणा वाला क्षेत्र है, और महाभारत में बहुत चर्चित होता था दोस्तों कुरु। ठीक है, अब आता है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी दोस्तों कहां पर थी? ये मथुरा थी, और ये मथुरा के क्षेत्र का आसपास क्षेत्र है। अवंती की भी 2 राजधानी थी, उज्जैन और महिष्मती। क्या? महिष्मती और साथियों उज्जैन, ये दोनों ही साथियों अवंतिका की यहां पर अवंती की यहां पर राजधानी हुआ करती थी। ये जो है ना मत्स्य, राजस्थान वाले बच्चे कहां हैं? मत्स्य की राजधानी हुआ करती थी विराटनगर, और ये साथियों जयपुर, अलवर और राजस्थान का क्षेत्र है। जयपुर अलवर जो राजस्थान में पड़ते हैं। और आप जानते हो ना जो राजस्थान वाले बच्चे हैं, वहां पर एक यूनिवर्सिटी चलती है मत्स्य यूनिवर्सिटी। आपने देखा हो जो राजस्थान वाले होंगे तो उनको तो आराम से याद हो जाएगी। तो वो किसके नाम पर पड़ी है ना मत्स्य यूनिवर्सिटी? वो दरअसल बेटा इसी के नाम पर है, मत्स्य। की राजधानी क्या है? विराटनगर। अस्मक की राजधानी कहां थी? अस्मक की राजधानी साथियों पोटली या फिर पोतन हुआ करती थी। गांधार नरेश पढ़े थे ना, गांधार नरेश शकुनी आ रहे हैं, तो गांधार की राजधानी कौन थी साथियों? तक्षशिला हुआ करती थी। और कंबोज की राजधानी क्या हुआ करती थी दोस्तों? हाटक हुआ करती थी। कंबोज की राजधानी हाटक हुआ करती थी। एक बात सुनो ध्यान से साथियों, हम इनको एक बार रिवाइज करेंगे जो मैंने यहां पर भी आपके लिख दिए हैं। गांधार, कंबोज, मत्स्य, कुरु, सूरसेन, कौशल, पांचाल, चेदी, वत्स्य और मल्ल। तो ये 16 के 16 महाजनपद की बस आपने राजधानी याद कर ली ना, तो आपका काम आधा खत्म हो गया। और ये राजधानी का काम मैं तुम्हें देता हूं, ये तुम्हें बेटा याद करना ही करना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना? हाँ भाई, राजधानी याद करने का होमवर्क मैं दे दूं क्या आपको? सर मेरे लास्ट ईयर फाइनल के एग्जाम आ गए हैं और मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। कौन है ये बच्चा? लास्ट ईयर ग्रेटर नोएडा से कौन कौन है बेटा? हम ही ग्रेटर नोएडा से हैं। आप किससे रोट हो? एक बच्चा लिख रहा है कि मैं फाइनल ईयर के एग्जाम आ गए और मैं ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हूं। तो सर कह रहा है सर मेरा लास्ट ईयर के फाइनल एग्जाम आ गए हैं, तो मैं ग्रुप डी की तैयारी करूं कि एग्जाम की? अरे वाह मेरे लाल, क्या बात है। तेरे लिए क्या जरूरी है, एग्जाम की तैयारी करना है, ग्रुप डी की तैयारी करना? एक बात बता, ग्रुप डी का भारत तो 10वीं से होता है। और तू देख, मैं ये नहीं कहूंगा कि तू ग्रुप मतलब एग्जाम की तैयारी मत कर, लेकिन मैं एक छोटी सी एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मैं अपनी बात आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। मैं दरअसल मतलब 2 ही मिनट में खत्म कर दूंगा, ज्यादा मैं अपने बारे में वैसे किसी को बताता नहीं हूं। मैं सत्य 12th किया था। 12th करने के बाद दोस्तों मैं मुखर्जी नगर चला गया था पढ़ने के लिए। ठीक है, ये बहुत पहले की बात हुआ करती थी। और मैं वहां पर प्रॉपर तैयारी किया था 3-4 साल के आसपास। ठीक है, जो एक बहुत लंबा टाइम होता है दोस्तों। उसी दौरान मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था। ठीक है,
उसी दौरान मैं क्या कर रहा था, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था। और एक यूनिवर्सिटी पढ़ती है सीसीएस यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, जो अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। मतलब उसमें अगर आप 50-60% लेके आते हो तो लगभग टॉपर बन जाते हो। ऐसे नहीं था कि मतलब एलपी वगैरह से कर लिया। तो सीसीएस से मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उस टाइम पे। दोस्तों मेरी लाइफ के, मैं आपको सच बता रहा हूं, हालांकि ये बात मैं आपको नहीं भी बतानी चाहिए शायद, मेरी लाइफ के साथ 3 या 4 ही क्लास हैं 3 साल के अंदर जो मैं कॉलेज गया था। मतलब क्लास के मामले में मैंने अपने जीवन में कॉलेज लाइफ जो होती है ना, वो 3 या 4 ही क्लास मैंने आज तक अटेम्प्ट करी थी पूरे 3 साल में। और कई बार तो ऐसा हुआ था कि मुखर्जी नगर से एग्जाम जब चल रहे थे तो मुखर्जी नगर से गया मैं एग्जाम देने के लिए। और दोस्तों मेरे पास डेट शीट भी नहीं होती थी, बस मुझे याद था कि भाई मेरा 16 तारीख का एग्जाम है। मैं वहां गया, वहां पर एक शॉप होती थी कॉलेज के बराबर। मैंने पूछा भैया इस क्लास का और इस सेमेस्टर का आज किसका एग्जाम है? उसने बताया इसका एग्जाम। मैंने भाई साहब 2 पेन और दे दो, 2 पेन और दे दो, इतनी कृपा कर दो। पेन लिया उससे और दोस्तों सीधा जाके एग्जाम दिया था। सिंगल कोई किताब नहीं थी ग्रेजुएशन में। क्लास किताब तो छोड़ो, जब क्लास ही मैंने 2 या 3 करी है अपने जीवन में, तो किताब तो कहां से ही होगी। सब लोग कहते थे भाई लास्ट में आके ये पेपर पढ़ लो, ये पेपर पढ़ लो, वो गैस पेपर जो आते पता नहीं कौन कौन से, उससे फंस जाता है वगैरह वगैरह। सिंपल कुछ नहीं है साथियों। ग्रेजुएशन जो आप कर रहे हो ना, मेरे हिसाब से अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो ग्रेजुएशन को सिर्फ उस तरह से करो कि हाँ ये मेरा चलता रहे, बस उस पर ज्यादा फोकस देने की जरूरत नहीं है, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। टारगेट रखो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी पे। मैं नहीं कह रहा ग्रेजुएशन मत करो या तुम मत पढ़ो। अगर भाई मेरी क्षमता थी, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट ही ऐसे थे जो मैं तैयारी कर रहा था, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आती थी। अगर मैं लिखना शुरू कर दिया तो मैं पूरा, मेरे को पता रहता था तो लिखता था, उसमें डिस्क्रिप्टिव होती है चीजें, मैं बहुत लिख जाता था उसके ऊपर। तो अगर आपको लगता है कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, मैं ये कर लेता हूं, थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूं, तो पढ़ लो। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि प्राथमिकता देना अपनी तैयारी को, कॉलेज लाइफ को उतना मत देना, ठीक है। क्योंकि अगर आप बीटेक भी करोगे, मैं बीटेक वालों की बेइज्जती मत कर, नहीं कर रहा है, समझ समझना, अगर आप बहुत बड़ी तैयारी भी कर रहे हो, ठीक है, तो फिर क्या होता था कि जो बहुत बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग की डिग्री लेके आए थे ना, वो मेरे साथ बैठ के पढ़ते थे, ठीक है, बैठ के पढ़ते थे। और जब मॉक टेस्ट वगैरह होते थे तो मेरे उनसे नंबर कम नहीं आते थे। तो उस डिग्री का क्या फायदा जब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी, जब आपको नौकरी चाहिए सरकारी, तो बेटा फोकस थोड़ा सा तैयारी पर रखो, ठीक है। मेरा तो मानना यह है, बाकी अपनी समझ आपकी हो सकता है आप मेरे विचारों से सहमत ना हो। मेरा मानना यह होता है कि 12th के बाद बच्चों को पूरा फोकस तैयारी पे देना चाहिए, और सिर्फ डिग्री इस आधार पर लेनी चाहिए कि हाँ मैं एग्जाम देने जाऊं, थोड़ा बहुत बस ध्यान दिया और एग्जाम देने के बाद मेरे पास डिग्री आ गई जिसमें सीजीएल वगैरह के फॉर्म भरता हूं। समझ में आ गई बात? बाकी आपके विचार हो सकता है अलग हो, आप सोचो नहीं सर पढ़ाई तो पढ़ाई है ना, हमारे पापा तो मतलब एमए किए थे, तो बेटा वो अपने अपने विचार होते हैं, ठीक है। नहीं, पेपर तो प्रैक्टिकल पेपर तो बेटा मैं ही देता था, और कौन देगा फिर, वो तो जाना पड़ता है ना उसके लिए। तो मतलब क्लास नहीं करी मैंने अपनी लाइफ में, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे। और मैं सोचता हूं इस बात को, शायद क्लास करता, कॉलेज लाइफ जीता, तो शायद मैं यहां नहीं होता। कॉलेज की लाइफ थोड़ी अलग लाइफ होती है ना, तो हमने कभी कॉलेज लाइफ नहीं जी बेटा। ठीक है, क्लियर हो गई? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो एक बार फटाफट से बता दो। ग्रुप डी का पेपर बेटा मैं एक बार वीडियो कर दूंगा इस पर कि ग्रुप डी का पेपर कब होने वाला है। सर आपकी क्लास यूट्यूब से लेता हूं और ऐप पर बेटा हमारा कोर्स चल रहा है जहां पर मैं बहुत डिटेल में पढ़ा के चल रहा हूं, वो एक फाउंडेशन कोर्स है, ठीक है। हाँ, एक बच्चा पूछा सर आप जॉब क्यों नहीं लिए? सही बात है बेटा, बेटा लगी नहीं है हमारी जॉब, इसलिए नहीं ले पाए हम। थैंक यू सर आप यहाँ हैं। हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे कहीं दूसरी जगह पे पढ़े थे और वो अचानक से फिर आते हैं तो बड़े देख के खुश होते हैं। चलिए सर आपकी जीएफ है क्या? मेरी जीएफ गुड फ्रेंड नहीं, मेरी कोई जीएफ नहीं है, मेरी किताबें ही बेटा बस गुड फ्रेंड है, और यही सब कुछ होती है, ठीक है। सर आप किस फील्ड में जॉब करते हो? हाँ, इसने थोड़ा सा शायद मेरे बारे में जानकारी ले ली है। चलो तो ठीक है साथियों, इतनी बातें मैंने आपको समझाई, इतनी बातें मैंने आपको अच्छे से बताई, और यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होगी, सबको बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर कोई डाउट है तो वो डाउट आप पूछ लेना, ठीक है। ठीक है, तो आज की क्लास को यही खत्म करेंगे। आप सब लोग क्या करेंगे बेटा, एक बार वीडियो लाइक कर देंगे फटाफट सारे के सारे बच्चे। और अभी हम साथियों अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं, ये मान लेना हिस्ट्री। फिर क्या शुरू करना है आप मुझे बताना, पॉलिटी शुरू करनी है, ज्योग्राफी शुरू करनी है, या इकोनॉमिक्स शुरू करना है, स्टैटिक जीके शुरू करना है, ठीक है। तो वो तुम बता देना।
तो ये हमारी क्लास का टाइम टेबल है। रीजनिंग की क्लास साथियों 9 बजे, साइंस की 10 बजे, जीके की साथियों 9 बजे और मैथ की साथियों आपकी 10 बजे। ठीक है दोस्तों, ये जरूर ध्यान रखना कि जो कोर्स पर ऑफर चल रहा है ना, इसका फायदा भाई जल्दी से जल्दी उठा लो। आप NY कूपन कोड लगा लेना। क्या NY 100 कूपन कोड लगाना, NY 100। जैसे आप इस कूपन कोड को लगाओगे तो पहले प्राइस ये था, फिर साथियों प्राइस ये था, अब इस प्राइस पर भी डिस्काउंट मिल जाएगा आपको NY 100 लगाते ही। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आप साथियों कॉम्बो बैच पे लगाना चाहते हो तो कॉम्बो बैच में भी साथियों आपको NY 200 लगा लेना। इसमें आपको सभी टीचरों के साथियों क्या मिल जाएंगे, आपको फाउंडेशन कोर्स मिल जाएंगे और एक बेहतरीन तरीके से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। आप सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथियों अपनी तैयारी को करते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम निकालना बेटा मजाक बात नहीं है। जो दम लगा के पढ़ेगा ना, पूरी ताकत लगाएगा ना, वो एग्जाम निकाल पाएगा। कंपटीशन कम नहीं है, इस बात को हल्के में मत लिया करो। ठीक है, तो चलो ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। अपना ख्याल रखना, आजाद रहना, आबाद रहना और बढ़ते रहना। ठीक है, चलो।